हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन से कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले पार्ट 1 में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तक कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो अब हम देखते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और उसका बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब है कि फूड के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसके बाद फिर फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, अमीबा, ह्यूमंस। अब बात करें अगर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर। अब ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है इसके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर अंदर लेकर उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फंगाई। अब बात करें पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली फूड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैस्केटा, टैपवॉर्म। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिस अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, और पैरासाइट्स जो होते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की चाहे तो उसकी बॉडी पे रहें या उसकी बॉडी के अंदर, पर उससे न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूसली लेते रहते हैं। अब जैसे कि अमरबेल है, तो अमरबेल किसी भी पेड़ के ऊपर फैल जाती है तो वो बॉडी के बाहर रहकर उससे न्यूट्रिएंट्स ले रही है। और टैपवॉर्म, तो बच्चों के पेट में बचपन में मीठा खाने की वजह से टैपवॉर्म पड़ जाते हैं तो वो बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल पैरासिटिक न्यूट्रिशन के हैं। आगे हम अमीबा और ह्यूमंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये एक ही सेल से बना हुआ है। वैसे तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि जैसे हमारा शरीर है तो वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है, लेकिन अमीबा अपने आप में एक सेल है ना। क्या है, अमीबा अपने आप में से एक सेल है। ये देखिए इसका ये न्यूक्लियस है ना। तो और ये न्यूक्लियस के आसपास क्या है, साइटोप्लाज्म है इसके आसपास। और अब देखते हैं कि ये फूड कैसे लेता है। तो देखिए जैसे ही फूड पार्टिकल जब अमीबा के पास में आता है तो अमीबा क्या करता है, एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाने लगता है। ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन है उसका, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, सूडोपोडिया कहा जाता है। तो अब ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन से इस फूड को क्या करता है, ट्रैप करने की कोशिश करता है बाय फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। एक फूड वैक्यूल बनाता है और उससे फूड को ट्रैप कर लेता है। हाँ, फाइनली जब फूड इसके अंदर ट्रैप हो जाता है तो फिर क्या होता है, इस फूड का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। तो इसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं सिंपल फॉर्म में। उसके बाद जो फूड होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है इस सेल के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि कि अमीबा एक तरह से एक सेल ही है और उस सेल के न्यूक्लियस के आसपास जो साइटोप्लाज्म है उसमें इसका जो फूड है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है या डिफ्यूज़ हो जाता है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके सरफेस के थ्रू क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो फूड का कंप्लीट पैसेज है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ से तो एनस तक एक्सटेंड करता है। अब जैसे कि फूड अगर सबसे पहले माउथ से एंटर करता है तो ये माउथ के बाद ओइसोफेगस में जाएगा, ओइसोफेगस से क्या जाएगा, ये स्टमक के अंदर एंटर करेगा, स्टमक से फिर फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ये जो कोयल शेप में है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड होगा वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन से पास होते हुए ये एनस से बाहर निकल जाएगा। ये तो हुआ ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि जैसे ही
फूड जो है माउथ के अंदर इंटर करता है तो यहाँ पर फूड क्या होता है, फूड को क्रश किया जाता है इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब कि फूड को अच्छे से चबाया जाता है और साथ ही जो फूड होता है वो थोरोली मिक्स होता है सलाइवा के साथ, ताकि फूड का जो पैसेज है वो स्मूथ हो जाए। अब सलाइवा क्या होता है, सलाइवा एक तरह से हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है बस सलाइवा होता है। तो अब ये जो सलाइवा होता है उसका दो काम होता है, एक तो ये कि ये फूड को गीला करता है जिससे कि फूड का जो पैसेज है वो स्मूथ हो जाए, और दूसरा ये होता है कि सलाइवा के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। अब ये जो सलाइवरी एमाइलेज है वो क्या करता है कि फूड के अंदर का जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो फूड है वो माउथ से ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर इंटर करता है। अब ये जो ओइसोफेगस है जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है, वो क्या करता है, एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड करता है जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे बढ़ पाता है, मतलब इट कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली टू मूव फूड फॉरवर्ड। अब जैसे ही जो फूड है वो स्टमक के अंदर इंटर करता है तो स्टमक क्या करता है, एक्सपांड करता है ना, और स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, और म्यूकस को रिलीज करती है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। अब पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और पेप्सिन तभी एक्टिवेट होता है जब उसको एसिडिक मीडियम मिलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये जो म्यूकस है इसका काम क्या होता है, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है, तो HCl जो हमारी इनर लाइनिंग के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि हमारी इनर लाइनिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो म्यूकस जो है उसको बचा लेता है। अब इसके बाद फिर क्या होता है, हमारे स्टमक में क्या होती है, एक स्पिंक्चर मसल होती है। अब उस स्पिंक्चर मसल से स्मॉल अमाउंट में फूड जो होता है एक रेगुलेटेड मैनर में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है, मतलब फूड यहाँ से ये ओइसोफेगस से अब हमारे स्टमक में आता है, और स्टमक से फिर क्या होता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एंटर करता है, थ्रू ए स्पिंक्चर मसल। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कोइल के फॉर्म में है, इस वजह से बहुत ही कम स्पेस में ये आ जाता है, लेकिन पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रास ईटिंग एनिमल की बात करें तो ग्रास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज को पचने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इस वजह से ग्रास ईटिंग एनिमल्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है काफ़ी लंबी होती है। और वहीं बात करें अगर एक मीट ईटिंग एनिमल की, तो मीट को पचने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इस वजह से मीट ईटिंग एनिमल की जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कंपैरेटिवली छोटी होती है, और ह्यूमन बीइंग की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मीडियम साइज की होती है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन के लिए लिवर से और पेनक्रियास से जूसेस का सीक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होने लगता है। तो ये देखिए ये लिवर है, अब लिवर से जो जूस निकलता है उसको बोलते हैं बाइल जूस, और बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है ना। और ये जो बाइल डक्ट है इसके जरिए, ये बाइल डक्ट है इसके जरिए जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है। और ये जो स्टमक के नीचे पेनक्रियास है, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। अब स्टमक से जो फूड आता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और पेनक्रियाटिक एंजाइम को एक्ट करने के लिए इस एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाने की ज़रूरत होती है। तो बाइल जूस जो कि लिवर से आता है इस फूड को अल्कलाइन बना देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फैट होता है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े
फेट के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। लार्ज ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है फेट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स। तो अब ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स या लार्ज ग्लोब्यूल्स जो हैं, इनकी वजह से एंजाइम्स इनके ऊपर आसानी से एक्ट नहीं कर पाते हैं। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट। तो फिर बाइल सोल्ट इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। अभी इमल्सिफिकेशन सोप एंड डिटर्जेंट के इमल्सिफिकेशन के जैसा ही है ना। तो ये तो बात हो गई बाइल जूस की, मतलब लिवर से जो जूस निकला उसके बारे में कि इसका काम क्या है। एक तो फूड को अल्कलाइन बनाता है जो कि पेनक्रियाटिक एंजाइम को एक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, और दूसरा काम है कि फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है। तो देखो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होते हैं, दो एंजाइम्स होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेस। तो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लाइपेस का काम क्या होता है, जो एमल्सिफाइड फैट है उसको ब्रेक डाउन करने का काम होता है। और फिर फाइनली जो एंजाइम्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये डाइजेस्टेड फूड बिलाई की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है। बिलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है, जहाँ से एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रिशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम रेस्पिरेशन से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।